ठीक है, देखो अब बता रहा हूँ मैं कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। तो मेन्यू बना लिया था सभी ने? मेन्यू तो बन गया था। यस सर, मैंने तो बना दिया था। ओके ठीक है, तो अब मेन्यू तो बन गया था, अब मैं लॉजिक बताता हूँ सभी का। ठीक, तो सबसे पहले जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ वो इस तरह से होगा कि हमने चॉइस तो एंटर करा दी थी, चॉइस को एंटर कराया था। चॉइस इक्वल टू, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, एंटर योर चॉइस। ठीक है, चॉइस एंटर कराएंगे। मेन्यू जब बन गया था तो उसके बाद हम चॉइस लेंगे यूज़र से कि वो क्या ऑप्शन डालना चाहता है। ठीक है, तो अब अगर हमारे चॉइस की वैल्यू, वैल्यू ऑफ चॉइस, इफ लिखेंगे इफ चॉइस इक्वल टू 1। ठीक है, अगर चॉइस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम निकालना है। अगर हमारी ऑप्शन 1 देता है, यूज़र चॉइस की वैल्यू 1 देता है, तो हमारा क्या निकलेगा, सम निकलेगा। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सम का लॉजिक लगाना है कि सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं एस और इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारा इनिशियल सम जो है वो 0 है, स्टार्टिंग सम इज़ 0। ठीक, अब इसके बाद देखो एक n की वैल्यू यूज़र से लेनी पड़ेगी, तो यहाँ n एंटर करा देते हैं, n इक्वल टू इंट इनपुट और एंटर द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n। ठीक है, क्योंकि n हम यूज़र से लेंगे, जैसे मान लो मैंने n की वैल्यू अगर 10 दे दी, तो सम कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से लेके 10 तक का सम आना चाहिए। ठीक है, अगर यूज़र ने n की वैल्यू 10 एंटर कराई, तो सम कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से लेके 10 तक का सम आएगा। ओके, so based on the value of n we will find the sum। इतना समझ में आया सभी को? इतनी चीज समझ में आई जो मैंने बोली अभी? यस सर। यस सर। ओके, कितने लोग जुड़े हैं अभी मीटिंग में? 28 लोग हैं, 28। ठीक है, देखो जो क्लास अगर रेगुलर अटेंड कर रहा होगा तो उसको तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो क्लास रेगुलर अटेंड नहीं करता है उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक, और अब दोबारा से रिपीट तो मैं करूँगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू एंटर करा ली। नाउ अब हमें लूप लगाना पड़ेगा, और कहाँ से कहाँ तक लगेगा लूप, 1 से लेके n तक लूप लगाना है। तो फॉर i इन रेंज, और रेंज के ब्रैकेट में लिखेंगे 1 कॉमा n प्लस 1। ठीक है, 1 कॉमा n प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे लूप 1 से लेके n तक लेके जाना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 है एंड द लास्ट वैल्यू शुड बी n। तो n तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n प्लस 1 राइट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर i इन रेंज 1 कॉमा n प्लस 1। तो हमारा ये लूप चलेगा 1 से लेके n तक। नाउ इसमें लिखेंगे s इक्वल टू s प्लस i। ओके, और यहाँ लिख देंगे प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू कॉमा s। ठीक है, देखो ये कैसे चलेगा, ये i की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द स्टार्ट वैल्यू ऑफ i? नंबर एंटर करेंगे। जब लूप पहली बार चलेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i?
सर 1। I1 होगा ना, क्योंकि मैंने I को 1 से स्टार्ट किया है यहाँ पे। यस सर। तो I अपने वैल्यू क्या लेगा, 1 लेगा। अब ये लूप के अंदर आएंगे हम लोग, तो लूप में क्या होगा, s इक्वल टू एस प्लस आई। तो हमारा s कितना था, 0 था। तो 0 में कितना ऐड हो गया, 1। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 1। मतलब क्या हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, s में कितना स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। अब ये लूप रिपीट होगा। तो जब लूप रिपीट होगा तो i की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 2। 2, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो है 1 से इंक्रीमेंट करता है, पता ना, स्टेप स्टेप कितने का होगा, 1 का होगा। तो i की नेक्स्ट वैल्यू 2 होगी। तो अब ये फिर से लूप में आएगा, और लूप के अंदर फिर क्या चलाएगा, s इक्वल टू एस प्लस आई। तो लास्ट टाइम हमारे पास s की वैल्यू कितनी है, 1 है, और उस 1 में कितना ऐड हो जाएगा, 2। ये कितना हो गया, 3। 3। ठीक है, अब ये लूप फिर रिपीट होगा। तो i की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 3। i लास्ट टाइम कितना था, 2 था ना। तो i की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो वो अब ये फिर से वापस लूप के अंदर आएगा। तो वापस लूप में आएगा तो s इक्वल टू एस प्लस आई चलेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। यानी कि ये लूप हमारा क्या होगा, n टाइम चलेगा, और हर बार जो i की वैल्यू होगी वो किस में ऐड हो जाएगी, s के अंदर। ठीक है ना, मैंने लूप को कितनी बार चलाया, n टाइम्स चलाया, 1 से लेके n तक। तो जो भी n की वैल्यू होगी वो किस में चली जाएगी, i में चली जाएगी। मतलब हर बार जो लूप चलेगा वो i की वैल्यू पे चलेगा, और वो i ऐड किस में होगा, s में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो s में ऐड हो जाएगा, और जब ये लूप फाइनली पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा अप टू n टाइम्स, देन वी विल कम आउट ऑफ द लूप। तो हम फिर लूप के बाहर आएंगे। तो लूप के बाहर क्या लिखा है, लूप के बाहर क्या स्टेटमेंट है, जब ये लूप पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो इस लूप के बाहर आएंगे ना हम लोग। तो बाहर क्या लिखा है, लूप के बाहर क्या लिखा है, सर सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर प्रिंट। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू s। तो क्या होगा, स्क्रीन पे ये मैसेज प्रिंट होगा, ये वाला मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट होगा, और उसके साथ क्या होगा, जो भी s की वैल्यू यहाँ से आएगी, कैलकुलेट हुई होगी, जो भी s यहाँ से मिला होगा लूप के अंदर, जो भी s की वैल्यू होगी, दैट विल बी प्रिंटेड। ओके, आया समझ में। यस सर। ओके ठीक है, तो ये लॉजिक रहेगा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। तो हमारा पहला वाला चॉइस तो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चॉइस इज कंप्लीटेड। नाउ हमें सेकंड चॉइस बनानी है। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, एलिफ। अगर चॉइस की वैल्यू क्या होगी, चॉइस इक्वल टू 2। तो हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, किसका, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना है, यही वाला लॉजिक रहेगा लगभग, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब ये हम s की जगह क्या कर देते हैं, p कर देते हैं यहाँ, और इस p को मान लेते हैं, दिस p इज 1। ओके, n तो वैसे ही एंटर होगा, और ये वाली स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, इसकी जगह लिखेंगे p इक्वल टू p इंटू आई। ठीक, और यहाँ प्रिंट सम ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज p। ठीक है, देखो क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हम p को 1 मान के चलेंगे, क्योंकि 0 नहीं मान सकते। अगर 0 मानेंगे तो फिर पूरा प्रोडक्ट ही हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल कंसीडर दैट द वैल्यू ऑफ p इज 1। ओके, इनिशियली वी आर अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्ट वैल्यू इज 1। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल एंटर द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो n की वैल्यू जब एंटर हो जाएगी, फिर हमारा लूप लगेगा i इन रेंज 1 n प्लस 1। तो ये लूप चलेगा 1 से लेके कहाँ तक, n तक। और ये लूप 1 से लेके n तक जाएगा, हर बार जो i होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, p से मल्टीप्लाई होगा। हर बार जो i की वैल्यू होगा किससे मल्टीप्लाई, p से।
इनिशियल p हमारा कितना था 1 था, फर्स्ट टाइम हमारा i कितना था 1 था, ये कितना आ गया 1 आ गया। अब ये लूप जब दूसरी बार चलेगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगी 3 होगी तो ये 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगी 4 होगी तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम i कितना होगा 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा ये लूप चलेगा n टाइम्स, तो n टाइम्स क्या करेगा i की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा, तो हमें सारे नंबर्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा। वो प्रोडक्ट किसमें आ जाएगा p के अंदर आ जाएगा, मतलब ये जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल p। ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस when this loop will completed we will come to the statement print product of first and natural numbers is equal to p। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, ये लिखना नहीं है प्रोग्राम में, ये मैंने समझाने के लिए बताया ओनली। प्रोग्राम में केवल p इक्वल टू p इंटू आई लिखना है, ये वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली सारा प्रोडक्ट निकाल देगी, और फिर हम जब लूप के बाहर आएंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ, एनीवन? नो सर। No, sir. ओके, हाँ सर जो मैंने प्रोग्राम बनाया उसमें मैंने सर चॉइस लिखा था तो सर वो रन नहीं हुआ सर, लेकिन जब मैंने फिर सी लिख दिया तो वो रन हो गया। अच्छा, भाई वेरिएबल का नाम तो कुछ भी ले सकते हो, चाहे चॉइस लिखो चाहे सी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक वही है, नहीं लेकिन था वो किया था वो चॉइस लिख के। अच्छा, तो तुमने इंटीजर में दी थी उसकी वैल्यू? सर यस सर, इंटीजर में थे। ओके, तो हो सकता है कि और कहीं पे प्रॉब्लम हो प्रोग्राम में। ठीक, क्योंकि ये तो मैं चॉइस डाल रहा हूँ, चाहे मैं चॉइस की जगह सी भी लिख दूंगा तो भी चल जाएगा। ये मैं ऐसे अगर सी लिख दूंगा तो वो तो वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मतलब हमारी यस सर, चॉइस है वो मैंने तो। सी डाला तो वो रन हो गया, लेकिन जब चॉइस डाला था जब नहीं हुआ था रन वो। नहीं होना चाहिए कि वो तो वेरिएबल का नाम है, चॉइस भी तो एक वेरिएबल का नाम करेक्ट है ना, चॉइस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, तो वो भी चलना चाहिए, और कहीं पे प्रॉब्लम होगी इसलिए वो नहीं आ रहा होगा। ओके ठीक सर। है, तो ये दो ऑप्शन हमारे हो गए। ठीक, नाउ लास्ट ऑप्शन बनाना है जो कि फैक्टोरियल निकालेगा, हेल्थ। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फैक्टोरियल पता है क्या होता है, व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल पता है किसी को क्या होता है फैक्टोरियल? यस, नो सर, नहीं पता। No, sir. अच्छा, नहीं पता। ठीक है, देखो मैथ में क्या है, फैक्टोरियल निकालते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने कहा कि फैक्टोरियल ऑफ 5, व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5? ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि हमें 5 को इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 5 को हम 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 6, तो कैसे निकलेगा 6 का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5, सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 6। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे मान लो 10 का निकालना है, तो 10 का क्या होगा फैक्टोरियल बताओ, 10 का कैसे निकलेगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब 10 से लेके 1 तक उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें 10 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। मैथ्स में दिस टर्म इज कॉल्ड फैक्टोरियल। अब इसको हमें प्रोग्राम के थ्रू बनाना है कि किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका लॉजिक बना लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं एल्स में, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं f इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये लॉजिक लगभग सेम ही रहेगा। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ,
को एंटर कराया, एन हम यूजर से लेंगे, एन एंटर द वैल्यू ऑफ एन फॉर आई इन रेंज 1,n+1। यहाँ p की जगह कर देंगे f। मतलब ये लॉजिक लगभग सेम ही है, मल्टीप्लिकेशन की तरह ही इसका लॉजिक है, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 1 से लेके n तक। ठीक है, जैसे मैंने 10 का फैक्टोरियल बोला, तो फैक्टोरियल ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ कि 1 को अगर हम 10 तक मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वही चीज़ हो रही है कि अगर हम लूप लगाएंगे 1 से लेके n+1 तक, और हर बार जो i की वैल्यू है अगर वो f से हम मल्टीप्लाई कर देंगे f के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फैक्टोरियल। इस तरह से फैक्टोरियल निकल आएगा। प्रोडक्ट की जगह क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल ऑफ नंबर इक्वल टू, मतलब n का फैक्टोरियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो ये हमारा लॉजिक बन गया। अब हम इसको रन कराएंगे, लेकिन रन होगा नहीं, क्योंकि मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा है। तो मैं पूरा प्रोग्राम राइट करता हूँ पहले। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन बना लेता हूँ, प्रिंट। यहाँ ऑप्शन 1 देंगे। ऑप्शन 1 में क्या डालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। फैक्टोरियल और मल्टी तो सर एक ही हो गया ना सब, एक ही आएगी हाँ, इसकी। एक ही लॉजिक हो गया उसका, लगभग लॉजिक सेम है दोनों का। अब ऑप्शन 2 डालेंगे। ऑप्शन 2 में डालेंगे प्रोडक्ट ऑफ। अगर ऑप्शन 3 सर, ऑप्शन 4 या 5 डाल दिया तो सर एरर आ जाएगा, उसके लिए क्या करें? बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ। पहले मैं ऑप्शन डालूँ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑप्शन 2 हो गया ये। फिर एक ऑप्शन बनाते हैं, प्रिंट ऑप्शन 3 फैक्टोरियल एनी नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब मान लो यूज़र 1 2 3 के अलावा कोई और चॉइस डालता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन 4 में कि इनवैलिड चॉइस डाल देंगे, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, मतलब अगर, या फिर इसको ऐसा करते हैं, ऑप्शन 4 की जगह सर हम लास्ट में लिख दे रहे हैं ना एलिफ करके कि सी इज हाँ, ग्रेटर ओके देन ओके, 3। ठीक 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 है, ठीक है। इसको यहाँ नहीं देते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ दे देते हैं। यहाँ पे एल्स की जगह इसको एलिफ कर लेंगे पहले, एलिफ चॉइस इक्वल टू 3। तो ये चॉइस 3 पे चलेगा, और लास्ट चॉइस वो है वो एल्स में आ जाएगी। मतलब 1 2 3 के अलावा कुछ भी होगा तो हम बोल देंगे कि प्रिंट इट इज़ एन इनवैलिड चॉइस, इट इज़ एन इनवैलिड वैलिड वैलिड चॉइस। मतलब ये है कि अगर 1 2 3 देगा तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर 1 2 3 के अलावा कोई भी ऑप्शन देगा यूज़र, तो वो क्या बोलेगा कि इट इज़ एन इनवैलिड चॉइस। मतलब हम 1 2 3 ही ऑप्शंस में दे सकते हैं, और अगर 1 2 3 के अलावा अगर कोई ऑप्शन देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी एन इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हमारा काम करेगा, तो इसको हम रन करा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन 1 किसके लिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ऑप्शन 2 किसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ऑप्शन 3 किसके लिए, फैक्टोरियल के लिए है। फैक्टोरियल की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। ओके, तो अब हमारे ऊपर है। अब मैं जो भी चॉइस दूंगा, सपोज मैंने ऑप्शन 2 दे दिया, तो ऑप्शन 2 पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद वो पूछेगा एन की वैल्यू, मान लो मैंने एन की वैल्यू 5 दे दी। ठीक, तो प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ से कहाँ तक,
1 से लेके 5 तक के जो नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, बताओ आंसर कितना आएगा इसका? इसका आंसर कितना आएगा? 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना आएगा? 120 आएगा। तो आंसर कितना आ गया? 120 आ गया। ठीक है। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी चॉइस क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। मतलब हमने एक चॉइस डाल दी, उसका आउटपुट हमें मिल गया, लेकिन हमें चॉइस को रिपीट करना है। मान लो एक बार तो मैंने प्रोग्राम रन करा दिया तो मुझे आउटपुट ये मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा चॉइस रिपीट हो, मतलब ये बार बार मुझे प्रोग्राम को रन ना कराना पड़े, मेरी चॉइस रिपीट हो जाए। मतलब अभी क्या होगा कि इसके बाद तो प्रोग्राम खत्म हो गया ना। अगर मान लो मुझे और कोई ऑप्शन चलाना होता तो प्रोग्राम को फिर से रन करना पड़ेगा। तो अभी मैं फिर से रन करूंगा तो ये फिर से मुझसे चॉइस पूछेगा। अब ये पूछ रहा है, ठीक है। मतलब अब मैं चॉइस मान लो 3 दे देता हूँ, तो अब चॉइस 3 का आउटपुट मुझे मिल जाएगा। पी कहाँ से आ गया? सॉरी, एफ लिखना है सर यहाँ पे, एफ। ठीक, अब मैं मान लो चॉइस 3 देता हूँ और एन की वैल्यू 5 देता हूँ, तो फैक्टोरियल कितना आ गया? 120 आ गया। लेकिन अब इसके बाद ये ऑप्शंस रिपीट नहीं होंगे। अगर मुझे दूसरा ऑप्शन चलाना है तो प्रोग्राम फिर से रन करना पड़ेगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑप्शंस रिपीट हो। ऑप्शंस रिपीट करने के लिए क्या करोगे कि इस वाली चीज, ये जो ऑप्शंस हैं इसको एक लूप में डाल दोगे। तो मैंने वाइल लूप बताया था क्या तुम लोगों को? वाइल लूप का सिंटेक्स? नो सर। डब्लू वाइल लूप नहीं बताया था? तो ठीक है, नो सर नहीं बताया। पहले वाइल लूप बताना पड़ेगा तब समझ में आएगा ये। तो एक काम करता हूँ, पहले वाइल लूप के बारे में बता देता हूँ। फॉर लूप तो बता दिया था, फॉर लूप तो हम यूज कर ही रहे हैं। एक लूप और होता है, इसे बोलते हैं वाइल, WHILE, वाइल लूप। वाइल लूप। पाइथन में 2 तरह के लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप। तो दोनों लूप का काम लगभग एक ही है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका अलग है। मतलब फॉर लूप का सिंटेक्स अलग है और वाइल लूप का सिंटेक्स अलग है। ठीक, लेकिन दोनों का पर्पज सेम ही होता है। लूप का काम क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लूप? रिपीट करना सर। रिपीट टू करना। रिपीट, टू रिपीट द टास्क। ठीक है, कोई अगर टास्क हमें बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए लूप का यूज करते हैं। तो अब वाइल लूप में कैसे काम करते हैं? जैसे मैंने लिखा, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो कि 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराए। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा i = 1, फिर लिखूँगा वाइल, उसके बाद लिखूँगा i < 10। ठीक, फिर इसके बाद हमें i की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? प्रिंट i। और अब i को यहाँ अपडेट करना पड़ेगा, तो i = i+1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाइल लूप का सिंटेक्स है। मतलब वाइल लूप इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे जो ये वाइल है, ये क्या कहलाएगा? इनिशियलाइजेशन कहलाएगा, माने स्टार्ट वैल्यू। या बोल सकते हैं कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ स्टार्ट। जैसे वहाँ पे लिखते हैं ना, फॉर आई इन रेंज 1, तो यहाँ पे जो स्टार्ट वैल्यू है वो कितनी हो गई? 1 हो गई। और ये लूप की कंडीशन है कि लूप कब तक चलेगा? जब तक कि i की वैल्यू < 10 रहेगी। ठीक है, ये कंडीशन है कि हमें ये लूप कब तक चलाना है? जब तक कि i की वैल्यू 10 या 10 से कम रहेगी। तो दिस इज द कंडीशन पार्ट। ये कंडीशन है कि ये लूप हमें कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है। कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है? जब तक कि i की वैल्यू <10 रहेगी, <10 अगर रहेगी, then this loop will execute. And if the value of I is more than 10, then this loop will not execute. मतलब लूप के अंदर क्या लिखा है? ये 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। तो अगर i की वैल्यू हमारी 10 से ज़्यादा होगी तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। और अगर i की वैल्यू 10 से कम होती है तो इट मीन्स द लूप विल एग्जीक्यूट। ठीक है,
और लूप में मैंने लॉजिक दे दिया कि आई प्रिंट करना है तो आई प्रिंट करा दिया, और अब आई को यहाँ पे अपडेट किया। अपडेट मतलब जैसे वहाँ पे स्टेप लिखते थे, फॉर लूप में स्टेप देते थे ना, बाई डिफॉल्ट कितने का स्टेप होता था, 1 का होता था। तो यहाँ मैंने अपडेट किया आई को कितने से, 1 से। तो आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई, इनिशियली आई कितना था, 1 था। तो जब यहाँ आई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आई को 2 करने के बाद ये लूप रिपीट होगा। तो रिपीट होने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो 2 की वैल्यू 10 से कम है, तो ये लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, आई कितना प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। और अब आई इक्वल टू आई प्लस 1 करेगा, तो आई कितना हो गया, 3। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब ये लूप फिर रिपीट होगा, तो चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 10। यस, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। तो फिर लूप में आएगा प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आई कितना होगा, 4 होगा, तो 4 पे भी ये कंडीशन ट्रू मिलेगी। फिर आई 5 होगा तो 5 पे भी कंडीशन ट्रू मिलेगी। आई 6 होगा तो 6 पे भी कंडीशन ट्रू है, 7 पे भी कंडीशन ट्रू है, 8 पे भी कंडीशन ट्रू है, 9 पे भी कंडीशन ट्रू है, 10 पे भी कंडीशन ट्रू है। लेकिन जब आई 11 होगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम डायरेक्टली क्या होगा, लूप के बाहर आ जाएंगे। तो लूप के बाहर मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे कहीं आ जाएंगे, क्योंकि लूप का आउटसाइड क्या है, ये है। ठीक है, आया समझ में वाइल लूप का यूज। वाइल लूप समझ में आया। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, अब देखो वाइल लूप इस तरह से काम करता है। तो अब वाइल लूप का यूज करके हम अपना जो मेन्यू था उसको रिपीट कर सकते हैं। अब मैं वापस अपने प्रोग्राम पे आता हूँ, जो मेरा पहले प्रोग्राम था यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे मेन्यू रिपीट करना है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, सी इक्वल टू वाई कर देता हूँ, वाई। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू कितनी कर दी, वाई, मतलब वाई है वो। अब यहाँ लिखेंगे वाइल इक्वल टू वाई। ठीक है, वाइल सी इक्वल टू वाई। अब ये सारे स्टेटमेंट हमारे वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे। ये सब ये वाइल लूप के अंदर करना पड़ेगा, ये सारी स्टेटमेंट्स। ये सब इसके अंदर डालना है मुझे अभी। ये यहाँ पे आएगा एलिफ, और ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फर्स्ट चॉइस। ठीक, तो अब इसको हम यहाँ लेते हैं। और लास्ट चॉइस हमारी एल्स है। तो ये एल्स में आ जाएगा स्टेटमेंट। अब ये प्रोग्राम हमारा पूरा वाइल लूप के अंदर मैंने इसको राइट कर दिया। ये पूरा प्रोग्राम किसके अंदर आ गया, वाइल लूप के अंदर आ गया। ठीक, अब यहाँ तक देखो, सी को कितना मैंने माना, वाई माना। तो ये कंडीशन तो ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है।
ये कंडीशन ट्रू होगी ना? यस सर। ओके, मतलब कंडीशन ट्रू है तो ये लूप पूरा चलेगा एक बार, ये पूरा एक बार चलेगा पूरा। यस सर चलेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जब ये पूरा चल गया, अब मैं यहाँ यूजर से पूछूंगा कि क्या हमें कंटिन्यू करना है, मतलब हमें प्रोग्राम को कंटिन्यू कराना है। तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन डालूंगा, एक ऑप्शन दे दूंगा प्रिंट, सॉरी यहाँ पे दूंगा सी इक्वल टू इनपुट, और यहाँ लिखूंगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यूजर से पूछूंगा कि कंटिन्यू करना है, वो बोलेगा यस या नो में आंसर देगा। ठीक, यस या नो में आंसर देगा वो। तो अगर सी की वैल्यू क्या होगी बताओ, अगर सी की वैल्यू क्या होगी, वाई। यूजर ने अगर वाई दी तो ये कंडीशन दोबारा से ट्रू होगी। अगर सी यूजर ने वाई दे दिया, मतलब यहाँ पूछ रहा हूँ इनपुट डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो वो सी की वैल्यू वाई या नो में, यस या नो में देगा। तो अगर उसने सी की वैल्यू वाई दी तो क्या होगा कि ये लूप रिपीट होगा और उसको ये कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, तो ये फिर से पूरा प्रोग्राम चलाएगा। और अगर यूजर ने सी की वैल्यू वाई के अलावा कुछ और दे दी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? यस सर। तो अगर हमने यूजर से पूछा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और उसने अगर वाई प्रेस किया तो ये प्रोग्राम रिपीट होगा, और बाई के अलावा और कोई कैरेक्टर डाल दिया, जैसे एन दे दिया या एस दे दिया या एक्स दे दिया, कोई भी कैरेक्टर दिया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि सी की वैल्यू वाई नहीं है। सी की वैल्यू वाई नहीं है तो ये लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, फिर से रन कराता हूँ इस प्रोग्राम को। पहले तो ये पूछेगा एंटर योर चॉइस, मैंने चॉइस डाल दी 1। अब पूछ रहा है एन की वैल्यू, मैंने 5 दे दिया, तो सम कितना आ गया, 15 आ गया। यहाँ 15 आ गया कि नहीं आ गया? अब ये पूछ रहा है Yes, डू यू sir. वांट टू कंटिन्यू, अब मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मेरे पास ऑप्शन है यस या नो का। तो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो वाई दबाऊंगा, और अगर कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ तो एन प्रेस करूंगा। मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैंने वाई दबाया, वाई दबाया तो क्या होगा, ये प्रोग्राम फिर से पूरा चलेगा। देखो फिर से आ गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। अब मुझे पूछ रहा है एंटर योर चॉइस, मैंने चॉइस को डाल दी। अब एंटर द वैल्यू ऑफ एन, मैंने 5 दे दिया, तो आंसर कितना आ गया, 120 आ गया। अब फिर से पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा यस कंटिन्यू करना है। ठीक, अब पूछ रहा है एंटर योर चॉइस, मैंने 3 डाल दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ एन 6 डाल दिया, तो आंसर कितना आ गया, 720 आ गया। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, नहीं प्रोग्राम दिखाना नीचे जो नहीं आपने करना है लिखा। कंटिन्यू, क्योंकि मुझे मैंने तीनों ऑप्शन अपने चला लिए, तो मैं एन दबा दूंगा, और एन जैसे दबाऊंगा तो मैं प्रोग्राम के बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये बाहर देखो कैसे मतलब अब रिपीट नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ तो मतलब ये हमारा प्रोग्राम है जो इसका रिपीटेशन भी हो रहा है बार बार। ये प्रोग्राम नोट कर लो। यस सर, थोड़ा नीचे को करना लास्ट का। हाँ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, इसको कॉपी में लिख लेना सभी लोग नोटबुक में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में लिखना है इसको सभी। ठीक है, कर लिया सबने? ओके। ठीक है, फिर क्लास का टाइम हो गया है, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। सब बच्चे लीव कर दो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। वेलकम। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।